गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आज द्विघात समीकरणों का हल। द्विघात समीकरणों का हल करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि, यानी कि गुणनखंड करके हल करने की विधि, एक पूर्ण वर्ग बना के हल करने की विधि, और एक विधि है श्रीधर आचार्य विधि। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, यानी कि 3 विधि है इसकी। पहली विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। और जो तीसरी विधि है उसका नाम है श्रीधर आचार्य विधि। ठीक है, श्रीधर आचार्य विधि, और इसका दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करना। ठीक है, यानी कि द्विघाती सूत्र और श्रीधर आचार्य विधि है, ये एक ही नाम है, यानी एक ही विधि है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। तो द्विघात पहला जो विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण होती है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि यदि f(x) एक द्विघात बहुपद है और हम f(x) को 0 के बराबर रख देते हैं तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। इसमें जो f(x) है इसके अंदर द्विघात समीकरण में जो f(x) है वो क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है f(x), और 9th क्लास में आ चुका है कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा। और जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद है, और जो f(x) जो द्विघात बहुपद है, f(x) के जो शून्यक होते हैं, f(x) के शून्यक ही समीकरण f(x) बराबर 0 के मूल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि समीकरण का हल होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के जो समीकरण है उसमें जो f(x) जो बहुपद होगा, ठीक है, तो इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो 2 आएंगे। जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होते हैं, तो इसके द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, इसलिए द्विघात समीकरण के हल को ही हम मूल बोलते हैं। द्विघात समीकरण के मूल को ही हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करना हमने 9th क्लास में सीखा है। अब मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में नहीं सीखा है तो आप दोबारा से सीख सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, और शून्य ज्ञात कर लिया तो हम द्विघात समीकरण के मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। चलिए एक उदाहरण लेके आप लोगों को बताते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चार x² प्लस 4x, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, प्लस 1। ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब इसकी अधिकतम घात 2 है, और ये समीकरण है, बराबर का चिन्ह है, इसलिए ये समीकरण कौन सा हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। और इसमें जो ये पद है इसको हम क्या बोलते हैं? f(x), एक बहुपद भी है।
और बहुपद को जब हमने 0 के बराबर लिख दिया तो क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। हमें इस समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। ठीक है, तो हम जब भी शून्य ज्ञात करते हैं या फिर गुणनखंड करते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के, तो उसके लिए मैंने एक विधि बताई थी। विधि क्या थी, कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो जो इसके हम गुणनखंड करते हैं तो उसका तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करते हैं, a और c की गुणा करते हैं। x² का गुणांक a हो गया और अचर पद हो गया c। हम a और c की गुणा करते हैं, यानी कि a गुणा c। ठीक है, हमारे पास जो a और c की गुणा आती है उसकी और जो b होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो जोड़ होता है वो तो b के बराबर आए और जो गुणा है वो a और c के गुणा के बराबर आए। इस तरह से हम टुकड़े बनाते हैं b के कि जोड़ तो b के बराबर आ जाए और गुणा a और c की जो गुणा थी उसके बराबर आ जाए। तो हम देखो इसमें ऐसे हल करेंगे कि यहाँ पे a का मान 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। हम इस a और c की गुणा करेंगे। a का मान 4 है, c का मान 1 है, 4 और 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 आया और हमारे पास b का मान दिया गया है -4। ठीक है, तो हमारे पास जोड़ तो -4 आए और गुणा +4 आए। तो इस तरह से हमें इस -4 के टुकड़े करने पड़ेंगे दो संख्याओं में कि जोड़ तो -4 आ जाए और गुणा 4 प्लस की 4 आ जाए। ठीक है, तो क्या होंगे टुकड़े इसके, देखो -2 को और -2 को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और -2 की -2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इसके टुकड़े बना के लिखेंगे। हमने b को तोड़ना है, किस तरह से तोड़ना है, गुणा तो 4 आए और जोड़ -4 आए। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 4x² - 2x - 2x + 1। अब देखिए इन दोनों पदों की गुणा है और इन दोनों पदों की गुणा समान आ रही है ना, तो यहाँ पे हमने तोड़ लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इस बीच वाले bx है इसके टुकड़े करना। फिर हम जो गुणनखंड कॉमन विधि है, जो कॉमन लेते हैं, सार कॉमन लेते हैं, उसके विधि के द्वारा हल कर लेंगे। इन दोनों पदों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या संख्या कॉमन आ रही है वो देखेंगे। तो देखो 4 और 2 दोनों 2 से भाज्य है, 2 इसमें से गुणनखंड आ रहा है और x इसमें भी है x² और x इसमें भी है। तो हमारे पास यहाँ से सीधे देखते पता चल रहा है कि 2x क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4, 2x² में से 1x बाहर आ गया तो 1x बच जाएगा, -2x का 2x बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी हमें कॉमन लेना है। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए माइनस के 2x है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पे हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। कोई और संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो देखो अंदर क्या संख्या बच जाएगी, 2x और माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, -1। ठीक है, अब हमारे पास एक सार गुणनखंड है जो इसमें कॉमन है वो आ रहा है। देखो इसमें भी इस पूरे पद में 2x - 1 है, गुणा हो रहा है 2x से, और इसमें भी 2x - 1 से गुणा आ रहा है, तो ये सारा कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास गुणनखंड आ जाएगा ये 2x - 1। इसको हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, एक तो 2x बचेगा और एक -1 बचेगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने ये गुणनखंड किया है गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बराबर 0 था, समीकरण थी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे क्योंकि हम समीकरण को हल कर रहे हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, हम 0 के बराबर लिख देंगे। अब हमारे पास जो गुणनखंड आया है उसमें से या तो ये 0 के बराबर, ये सारे दोनों की गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब ना तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर है तो लिखेंगे यदि 2x - 1 0 के बराबर है, तो एक समीकरण आ गया, रैखिक समीकरण, इसको हम
हल कर लेंगे, हमारे पास इसमें से x का मान आ जाएगा 1/2। और इस तरह से या तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे या फिर इसको, यदि 2x - 1 0 के बराबर है तो इससे हमारे पास शून्य का आ जाएगा 1/2। 1/2 1/2 हमारे पास दो गुणनखंड है तो हमारे पास शून्यक भी दो प्राप्त होंगे। दोनों शून्यक समान है, इसलिए इस जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। और दोनों मूल 1/2 और 1/2 होंगे। ठीक है, तो हमने हल किया, इसमें गुणनखंड विधि के द्वारा एक द्विघात समीकरण को हल किया है। एक क्वेश्चन और लेके उसको हल करके बताते हैं आप लोगों को, फिर आपको और अच्छे से ये जो गुणनखंड विधि है अच्छे से समझ में आ जाएगी। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मैंने यहाँ पे एक द्विघात समीकरण ली है, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मुझे इस क्वेश्चन को, जो द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गुणांक देखेंगे। इसका हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो हमारे पास a का मान x² का गुणांक 1 होगा, b का मान 5 होगा और c का मान 6 होगा। ठीक है, फिर हमने बताया था आप लोगों को, हम a की और c की गुणा करते हैं, a और c की गुणा करते हैं। यहाँ पे a का मान 1 है, c का मान 6 है, तो 1 और 6 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएंगे। ठीक है, 6 के इस तरह के गुणनखंड करने हैं कि गुणा तो 6 ही आए उनकी और जोड़ 5 आए। तो इसमें सीधे देखते ही बन रहा है कि 5 है तो 5 में 3 और 2, 3 दूनी 6, गुणा तो 6 आ जाएगी। और जो b है 5 के टुकड़े हो जाएंगे 2 और 3 के। ठीक है, तो इसके टुकड़े गुणनखंड करके देखते हैं तो भी हमारे पास आ जाते हैं कि एक 3 होगा और एक 2 होगा। इनका जोड़ तो 5 आएगा और गुणा 6 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। गुणनखंड कर लिया हमने, टुकड़े होंगे 5 के 2 और 3। तो कैसे लिखेंगे हम, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। देखो 2x और 3x जोड़ तो 5x आएगा और 2 और 3 की गुणा 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो देखो x² 2x, दोनों के अंदर x है। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 6, दोनों संख्याएं 3 से भाज्य है, यानी इसमें भी 3 गुणनखंड है और इसका भी 3 एक गुणनखंड है, इसलिए 3 कॉमन आ जाएगा। प्लस 3 हम अंदर बच जाएगा x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास सारा कॉमन आ जाएगा। देखो इसमें भी x प्लस 2 है और इसमें भी x प्लस 2 गुणनखंड के रूप में है, तो हमारे पास सारा कॉमन आ गया x प्लस 2। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हम शून्य ज्ञात कर लेंगे, यानी ये 0 के बराबर है, x प्लस 2 यदि 0 के बराबर है तो x बराबर -2 आ जाएगा। और यदि x प्लस 3 0 के बराबर है तो x बराबर -3 आ जाएगा। तो दिए गए समीकरण के शून्य क्या होंगे, -2 और -3, और ये ही इस दिए गए समीकरण के मूल होंगे, यानी कि इनका हल होगा। कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसके जो मूल होते हैं, समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के, ठीक है, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनको हम किस रूप में लिखते हैं, अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो एक दो मूल होंगे, दो हल होते हैं द्विघात समीकरण के, तो अल्फा तो हो जाएगा -2 और बीटा हो जाएगा -3। ठीक है, अब कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसको बनाने का एक फॉर्मूला भी है कि किसी द्विघात समीकरण के अगर मूल अल्फा और बीटा दिए गए हो हमें, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी याद रखना है कि मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अगर हमें प्राप्त हो जाए, अगर हमें मूल दिए गए होंगे तो हम इनका योग और गुणनफल कर सकते हैं।
और इन दोनों की सहायता से हम द्विघात समीकरण भी बना सकते हैं और उसका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बनता है। अगर हमें कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया गया हो तो हम इसे द्विघात समीकरण भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल करने की विधि की, कैसे हल करते हैं इस विधि से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।